नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। नया साल आ चुका है, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। नए साल पर सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। तेल, गैस, ऑटो, एनर्जी शेयरों में खरीदारी। पीएसई आईटी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। एफएमसीजी, फार्मा शेयरों पर दिखा दबाव। सिगरेट, तंबाकू पर 1 फरवरी से लगेगी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। आईटीसी में लोअर सर्किट लगा। गॉडफ्रे फिलिप्स भी करीब 10% फिसला। नए साल में मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। काशी, मथुरा के साथ देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। पहाड़ों में बर्फबारी के बीच लोगों ने किया नए साल का स्वागत। 2026 में आर्थिक और रिफॉर्म के मोर्चे पर बड़ी उम्मीदें। बजट पर रहेगी सबकी नजर। टेलीकॉम, आईटी से लेकर ऑटो सेक्टर में बड़े बदलाव पर नजर। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेल मंत्री ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द दिखाएंगे हरी झंडी। इंदौर में दूषित पानी के मौत का तांडव। 8 मौतों के बाद भी नहीं थम रहा जहरीले पानी का कहर। खौफ में भागीरथपुरा इलाका के लोग नहीं पी रहे हैं पानी। 1000 से ज्यादा लोग बीमार। स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के दौरान पब में हुआ धमाका। आतिशबाजी के बाद लगी आग के बाद हुआ हादसा। 40 लोगों की मौत की खबर। नए साल का शानदार आगाज हो गया है। हर कोई नए साल की शुरुआत मंदिर में भगवान के दर्शन से करना चाहता है। आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं। लोगों ने आस्था, परंपरा और उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत किया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी भक्त दर्शन के लिए उमड़े। पटना में महावीर मंदिर तो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर और ओडिशा के जगन्नाथपुरी में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नए वर्ष का आगाज हो चुका है और आज 1 जनवरी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं भगवान महाकाल का मंदिर बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। फूलों से सजाया गया है, जिसमें भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं। और माना जाता है कि भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से ही जो है मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि महाकाल के जयकारों के साथ में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। और दूर दरार से ही जो है श्रद्धालु 25 तारीख से लेकर जो है 31 तारीख तक 12 लाख के आसपास श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लेकिन अभी आज के दिन ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं और माना जाता है कि भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इसी को लेकर अपने 2026 नए वर्ष को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जवल भविष्य की कामना के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था से नए साल के स्वागत करने के बाद नया साल नई उम्मीदें भी लेकर आया है। तो 2026 में आर्थिक और रिफॉर्म के मोर्चे के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर, ऑटो सेक्टर में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए साल की हलचल के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, संवाददाता असीम मनचंदा, आलोक प्रियादर्शी और दीपाली राणा। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, आर्थिक और रिफॉर्म के मोर्चे पर नए साल में क्या उम्मीद की जा सकती है?
देखिए, इस नए साल में आर्थिक मोर्चे पर उम्मीदें भी रखिए और काफ़ी हलचल भरा रहने वाला नया साल ये तय मान के चलिए। इसके लिए आप तैयार भी रहिए। सबसे बड़ी बात कि महीने भर के भीतर भीतर एक बजट पेश किया जाएगा, जो अमूमन 1 तारीख को पेश किया जाता है। वित्त मंत्री साहब बजट पेश करेंगे। इस बार बजट काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि 2047 तक के मिशन का एक रोड मैप बजट में आपको दिखेगा और यहाँ से संस्थागत रिफॉर्म का एक एजेंडा आपको दिखेगा। दूसरा, इसी बजट के बाद आप देखेंगे या फिर बजट के दौरान आपको देखने को मिले, वह है बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म सरकार करने की तैयारी कर रही है। उसकी झलक आपको बजट में शायद दिखे और आगे चलकर इस साल में एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से दिखेगा, जिसमें सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जाना, सरकारी बैंकों में कुछ बैंकों के मर्जर किया जाना, उनके कामकाज को और बेहतर करना, ये एक प्राथमिकता हो सकती है। तीसरी जो चीज़ है, वहाँ पर लेबर रिफॉर्म, जो इंडस्ट्री निवेशक बार बार जिसकी मांग कर रहे थे, वो लेबर रिफॉर्म को नोटिफाई तो कर दिया गया है। अब सरकार ने उसका रूल्स का ड्राफ्ट जारी किया है और ड्राफ्ट अंतिम जब हो जाएगा लोगों से सलाह मशविरा के बाद, तो उसको लागू किया जाएगा। जब लागू किया जाएगा तो समझिए कि सदियों पुराना रिफॉर्म जो रुका हुआ था वो होता हुआ दिखेगा इसी नए साल में 2026 में। और चौथा, डीरेगुलेशन यानी कानूनों से छुटकारा, इंस्पेक्टर राज से छुटकारा तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है और इस साल में से काफ़ी तेज रफ्तार देखने को मिलेगी। कई सारे कानून निरस्त किए जाएंगे, कई सारे इंस्पेक्टर राज से जुड़े हुए नियमों को आसान किया जाएगा। तो ये साल इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए साल में किस तरह की हलचल पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, पिछले साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सारी नकारात्मक चीजें थी वो सारी साल खत्म होते होते तो सुधर गई, लेकिन 2026 में अब इसके सकारात्मक पहलू आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी शुरुआत जो उम्मीद कर रहे हैं लोग, वह है यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर के। काफ़ी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है और इसके घोषणा की उम्मीद की जा रही नए साल में होने की संभावना है। तो यूएस के साथ ट्रेड डील होना अपने आप में नए साल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से। लेकिन इतना ही नहीं, नए साल की शुरुआत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। यानी हमारे सामान जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे उस पर कोई ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाएगा, तो ये लागू भी हो चुका है। और ऐसे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने हैं इस साल के दौरान, जो काफ़ी हद तक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जिसमें इजराइल के साथ होना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी काफ़ी एडवांस स्तर पर है। इसी महीने यूरोपियन यूनियन के साथ होना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रशिया के आसपास के देशों के साथ, यूरेशिया के देशों के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत की भागीदारी एक नए लेवल पर पहुंचेगी। इसके लिए ठोस कदम इस साल में आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही नए साल में व्यापार के अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स के मोर्चे पर भी कई बदलाव होने की उम्मीद है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए इस नए साल में व्यापार और जीएसटी पर क्या कुछ खास हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लक्ष्मण जी ने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तमाम हो रहे हैं, लिहाजा उसका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खासतौर से जो हमारा एक्सपोर्ट है टारगेट, वो अचीव होता हुआ दिख सकता है। सरकार ने $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है इस साल के लिए और इसको अचीव करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और इसको लेकर काफी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि 2030 तक $2 ट्रिलियन का लक्ष्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सरकार ने ऐलान किया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका शुरू हो चुका है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव शुरू हो चुका है। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी कुछ दिनों में रोल आउट होगा और इस तरह के कई सारे और प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स के फेवर में आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो एसीजेड के तहत जो कई सारे जो एक्सपोर्टर काम करते हैं, उनके लिए डोमेस्टिक एरिया में एक्सेस मिलने की भी संभावना है, इस पर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा एमएसएमईज के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब एफटीएस होंगे बहुत सारे देशों के साथ, तो एमएसएमई के लिए एक्सपेंशन के लिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग और रिफॉर्म पे काफी जोर रहेगा। इसके अलावा अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो जो नया इनकम टैक्स कानून आया है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। एक बिल्कुल ऑल टुगेदर नया बिल है, आसान भाषा में लिखी हुई है, लिटिगेशन में कमी लाने की सरकार की योजना है और साथ ही साथ जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको सरकार काफी प्रमोट करने वाली है। ओल्ड टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स से हटा दिया गया, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम ही अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्शनल हो जाएगा। तो ये एक इनकम टैक्स के मोर्चे पर होगा। आगे आने वाले दिनों में सिंप्लीफिकेशन भी हो सकते हैं। जीएसटी के मोर्चे की बात करें तो जीएसटी पे जो सरकार ने जो
2.0 किया था, उसके बाद अब प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की तरफ आगे दिशा बढ़ रही है। खासतौर से इसमें कंप्लायंस को लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर और रिफॉर्म्स को लेकर काफी जोर रहेगा। जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको सभी रजिस्टर्ड जीएसटी ट्रेडर्स पर लागू करने की योजना है। इसके अलावा अगर बात करें कस्टम की, तो सरकार का जो जोर है, अगला रिफॉर्म हो वो कस्टम को लेकर होगा। कस्टम एक्ट में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं और खासतौर से जो रेट रेशनलाइजेशन है कस्टम के, वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और साल 2026 टेलीकॉम और आईटी सेक्टर के उपभोक्ताओं के लिए भी एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। लोगों को मोबाइल पर नंबर के साथ आधार कार्ड वाला नाम दिखेगा। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की भी शुरुआत होगी। और क्या कुछ खास रहेगा, ये बताने के लिए जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए 2026 में टेलीकॉम और आईटी सेक्टर के उपभोक्ताओं के लिए क्या उम्मीदें हैं? साल 2026 टेलीकॉम ग्राहकों के लिए मिक्स रहने वाला है। सबसे पहले तो टेलीकॉम कंपनियां कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विसेज की शुरुआत करेंगी। इसमें उपभोक्ता को जो कॉल कर रहा है उसके नंबर के साथ साथ जो उसने आधार कार्ड पर अपना नाम दिया है वो भी दिखाया जाएगा। तो एक टेलीकॉम कंपनियों ने इसका ट्रायल बहुत सारे सर्कल्स के अंदर कर लिया है। बहुत जल्द ही टेलीकॉम कंपनियां इसकी फाइनली ऑफिशियल शुरुआत कर सकती हैं। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज की शुरुआत आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। अभी 3 कंपनियां स्टारलिंक, वनवेब और रिलायंस जियो के पास सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने का लाइसेंस है। कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। तो नए साल में सरकार इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम देगी और उसके बाद आपको दूर दराज के इलाकों में सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड सर्विसेज देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो मोबाइल ग्राहक हैं उनको एक झटका भी लग सकता है। टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। आखिरी टैरिफ में बढ़ोतरी जुलाई 2023 के अंदर हुई थी और अब दोबारा से कंपनियां अपने टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। तो 15 से 20% का आपको झटका लग सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं तो वहां पर भी आपको कई नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। भारत को अपना एआई पहला फाउंडेशन मॉडल देखने को मिल सकता है। खासतौर पे कि उसके जो फाइनल स्टेजेस के अंदर ये आ गया है, तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर इसकी शुरुआत हमको देखने को मिल सकती है। ये चैट जीपीटी, जेमिनी और ग्रोक जैसे जो एआई मॉडल्स हैं उनको टक्कर देगा और ये खुद से भारत में निर्मित पहला फाउंडेशनल मॉडल होगा। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो अभी फ़िलहाल बहुत सारा कंटेंट है जो कि डीप फेक है, एआई जनरेटेड है, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सरकार उसके ऊपर भी अब कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसको लेकर के ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी कि आपको इसकी लेबलिंग करनी होगी, एआई जनरेटेड कंटेंट है ये आपको बताना होगा। तो बहुत जल्दी ही वो गाइडलाइंस भी जारी हो सकती है जिससे कि ग्राहकों को पता चलेगा ये कंटेंट डीप फेक तो नहीं है या फिर एआई से जनरेटेड तो नहीं है। तो ये उपभोक्ता के लिए एक बड़ी राहत भरी बात होगी। जी बिल्कुल असीम। और यही नहीं, ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो 2025 के लिए कई मायनों में खास रहा है ऑटो सेक्टर। 2026 में भी ऑटो सेक्टर में काफी हलचल रहने वाली है। इस पर पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है दीपाली राणा। दीपाली, बताइए 2026 में ऑटो सेक्टर के लिए क्या खास रहने वाला है? तो 2026 इम्पॉर्टेंट रहेगा ऑटो सेक्टर के लिए पॉलिसी फ्रंट पर खास तौर से, और इंडस्ट्री एक सिग्निफिकेंट ओवरहॉल देखेगी इस साल 2026 में। यानी सेफ्टी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी लेड पॉलिसीज ड्रिवन ये साल रहने वाला है। फिर चाहे वो ईवीज़ के लिए इंसेंटिव एक्सपैंड करना हो, एमिशन स्टैंडर्ड्स को और टफ बनाना हो, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रहेंगी साल 2026 में जो कि व्हीकल डिज़ाइन, प्रोडक्शन कॉस्ट और कंज्यूमर बिहेवियर को रीशेप करते हुए दिखाई देंगी। 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिसी फ्रंट पर जो इवेंट रहेंगे उनको मेंशन करना ज़रूरी है। पहला तो रहेगा मैंडेटरी एबीएस फॉर 2 व्हीलर्स, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज रहेगा इंडस्ट्री में साल 2026 में। यानी मैंडेटरी एबीएस लागू करना 2 व्हीलर्स के लिए। इंजन साइज़ कोई भी हो ये सभी के लिए लागू होगा। और सरकार का मानना है कि इसे लागू करने के बाद जो रोड फैटलिटीज़ हैं, सीरियस इंजरीज़ हैं, वो कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगी। ऑल्दो जो ऑटो कंपनीज़ हैं, 2 व्हीलर ऑटो कंपनीज़ हैं, उनका कहना यह है कि एकदम से प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, पास ऑन करना कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो लगातार रियायत मांगती रही है, लेकिन सरकार का स्टांस इसको लेकर काफ़ी टफ है। 1 अप्रैल 2026 से इसको मैंडेटरी लागू करना है। फिलहाल यही यथास्थिति बनी हुई है, बट एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस नॉर्म को लागू होने के बाद
प्राइसेस डेफिनेटली टू व्हीलर्स के बढ़ेंगे और एक डिस्ट्रप्शन ज़रूर आ सकती है जो प्राइस सेंसिटिव या एंट्री सेगमेंट वाली टू व्हीलर्स हैं उनके लिए। दूसरा रहेगा दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी और सरकार जो अपडेटेड ईवी पॉलिसी है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसका एम्फोसिस रहेगा ईवी बायर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट लेंड करना, जो व्हीकल स्क्रैपेज स्कीम है उस पर भी फोकस रहेगा ताकि जो पुराने हाई पोल्यूटिंग मॉडल्स हैं उनको स्क्रैप किया जा सके। इसके अलावा फोकस इस रिवाइज्ड ईवी पॉलिसी का रहेगा कि जो पेट्रोल डीजल बायर्स हैं वो शिफ्ट हो टूवर्ड्स ईवी और इसीलिए सब्सिडीज भी इसी तरीके से प्लान की जाएंगी कि जो कॉस्ट होती है आइस और ईवीज के बीच में वो गैप नैरो हो सके। हालांकि इंसेंटिव लेवल्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसको लेकर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन एक बड़ा दूसरी पॉलिसी ये रहेगी साल 2026 के लिए जो कि दिल्ली न्यू ईवी पॉलिसी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। दीपाली और असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लक्ष्मण जी और आलोक जी अब बने रहिए हमारे साथ। साल बदला है, अब हाल भी बदलेगा। देखिए 2026 का सबसे बड़ा विजन, जहां खुशियां होंगी, सेहत होगी और बरकत भी। जुड़िए हमारे साथ शाम ठीक 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। बढ़ते अगली खबर की ओर। एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की गाइडलाइंस अगले हफ्ते जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत नई स्कीम में 2% से लेकर 3.5% तक ब्याज दरें राहत दी जा सकती है। साथ ही एमएसएमईज के लिए अधिकतम राहत की सीमा को भी 50 लाख रुपए तय किया जा सकता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए क्या है ये पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए एक्सपोर्टर्स के लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी काफी बढ़िया स्कीम थी, लेकिन इसको पिछले साल दिसंबर में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था। उसके बाद से लगातार एक्सपोर्टर्स डिमांड कर रहे थे कि इस स्कीम को वापस लाई जानी चाहिए और उसको देखते हुए सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बिल्कुल नए तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। इसका ऐलान हो चुका है। इसके गाइडलाइंस अगले हफ्ते हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जारी हो जाएंगे और जो गाइडलाइंस होंगे उसके मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है कि करीब 2% से लेकर 3.5% के बीच में इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज दरों में छूट मिलेगी जो भी कोई एक्सपोर्टर्स कर्ज लेता है तो। और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएगी एक्सपोर्टर्स की और साथ ही साथ जो अधिकतम जो छूट की सीमा है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर जो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ज्यादातर इसमें एमएसएमई एक्सपोर्टर्स कवर होंगे। तो ये स्कीम नए सिरे से लागू की जानी है और अगले हफ्ते इस स्कीम को कैटेगरी वाइज बनाकर अलग अलग टर्नओवर के हिसाब से एमएसएमईज के लिए लागू किया जाना है। तो इसकी गाइडलाइंस अगले हफ्ते जारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो अगले हफ्ते इनकी गाइडलाइंस पर सबकी नजर बनी रहेगी। आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर को लेकर फिर एक बार आएंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। साल के पहले दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए फिर एक बार बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या कुछ खास होने वाला है इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में? बिल्कुल, देखिए एक नए साल का पहला सौगात कह सकते हैं जो वंदे भारत स्लीपर क्लास का जो ट्रेन इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, इसका ऐलान हो चुका है। अगले 15 से 20 दिनों के भीतर इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में रूट होगा और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस रूट में चलने वालों को कम से कम 3 घंटे का सफर कम हो जाएगा और इस पूरे सफर के लिए जो किराया रखा गया है, कोशिश यही की गई है कि उच्च श्रेणी के जो तकनीक और सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन, उसके बावजूद भी जो किराया है कम रखा जाए। इसमें अगर हम किराए की बात करें तो किराया जो है थर्ड क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए लगभग 2300 से लेकर 3500 के बीच में ही होंगे और जो ट्रेन की सहूलियत है उसको लेकर काफी एक तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नए मानदंड अपनाए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि सफर कम से कम समय में पूरा हो और जो इसकी टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से स्वदेशी है। 823 पैसेंजर की कैपेसिटी है, 16 कोच की ये ट्रेन होगी और
180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल सकेगी। तो ये इस एरिया में कोलकाता गुवाहाटी रूट पर ये काफी बेहतर एक ऑप्शन होगा आने जाने वाले के लिए। और आने वाले दिनों में सरकार की यही योजना है कि इस 6 महीने में, अगले 6 महीने में 8 वंदे भारत और साल भर के अंदर 12 ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी और लगभग 200 ट्रेनें ऐसी बनाने की योजना है। सरकार की ये भी योजना है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसको देखते हुए हम काफी कॉस्ट कंपटीटिव रखेंगे और आने वाले दिनों में इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो 2026 के लिए वाकई में गुड न्यूज है। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। नए साल पर सेंसेक्स और निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग दी है। हालांकि तेल, गैस, ऑटो, एनर्जी शेयरों में खरीदारी रही। पीएसई, आईटी, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में दबाव दिखा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स तेजी के साथ बढ़त पर बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के दबाव में रहा है। बाजार में आज कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो साल 2026 का पहला कारोबारी सत्र अगर आज में बाजार की बात करी जाए तो देखिए बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा हमें सुस्त ही देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे देखी गई है। सेंसेक्स भी फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर और साथ में बात करें मिड कैप की तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इजाफा जो है देखने को मिला है। ऑटो में अच्छी खासी जो चाल है वो देखी गई है। इनफैक्ट जो कमोडिटी है वहां पे अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस ने भी एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। अब बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो आइए देखते हैं कैसा रहा है। सबसे पहले निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर श्रीराम फाइनेंस में करीब 2.5% का इजाफा देखने को मिला है। ऑटो शेयर्स अच्छे खासे चले हैं बिकॉज आज ऑटो सेल्स का जो डेटा है दिसंबर का वो आया है और उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। बजाज ऑटो 2.5% की तेजी, इटर्नल यहाँ पे 2% का इजाफा और एनटीपीसी की बात करी जाए तो 2% की तेजी यहाँ पे भी रही है। लूजिंग पॉकेट में देखिए आईटीसी में एक बड़ा रेंट लगा है, करीबन 10% का लोअर सर्किट यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया है बिकॉज जो एक्सेस ड्यूटी है उसमें बढ़ोतरी होगी 1 फरवरी से, जिसके बाद जो सिगरेट प्राइस है वो हमें 20 से 30% तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी हल्की फुल्की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। मिड कैप की बात करी जाए तो वोडाफोन आइडिया वापस से यहाँ पे लोअर लेवल से एक रिकवरी आई है और करीबन 8% की तेजी और वोडाफोन के चलते यहाँ पे इंडस स्टार भी हमें आज के सत्र में चलता हुआ दिखाई दिया है। 4% यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। सुप्रीम इंडस्ट्री में भी करीब 4% की तेजी आज के सत्र में रही है। लेकिन लूजिंग साइड में देखिए टाटा केमिकल 2% का गिरावट, यहाँ पे बायोकॉन में करीबन 1.5% की गिरावट, सीजी पार और मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल यानी कि पूरा का पूरा फार्मा पैक ही आज थोड़े से प्रेशर में जो है बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एफएमसीजी पैक का जो रुझान था वो हमें मिक्स देखने को मिला है। जहाँ पे आईटीसी गिरा है वहाँ पे जो दूसरे काउंटर्स हैं जैसे कि नेस्ले, वहाँ पे हमें एक अच्छी तेजी जो है देखने को मिली है। इंडस स्टार, सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्टल, अशोक लेलैंड, एपीएल अपोलो जैसे काउंटर्स ने भी अच्छा खासा दमखम आज के सत्र में दिखाया। लेकिन साल का पहला कारोबारी दिन बाजार ने एक इज्जत रखी है और इन ग्रीन जाके ही बंद हुआ है। तो आज आवाज अड्डा में 2025 में हुए रिफॉर्म्स पर चर्चा कर रहे हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें, सिगरेट और तंबाकू फरवरी से महंगे हो जाएंगे। जी हां, 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, दरअसल सरकार ने, आपको याद होगा जब जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटी का कॉम्पनसेशन सेस लगाया था। अब इस कॉम्पनसेशन सेस को खत्म किया गया है तो वापस से सरकार एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाएगी सिगरेट, पान मसाला, गुटखा के ऊपर और इसका नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 फरवरी से ये नोटिफिकेशन लागू होगा, यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इस पर लागू होगी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? 2 चीज़ें हैं। पहले सिगरेट, तंबाकू, इस दोनों पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी और दूसरा
पान मसाला पे हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा। अब कितना लगेगा ये कीमत के आधार पर तय नहीं किया जाएगा, दरअसल तय किया जाएगा उसके मशीन की क्षमता के आधार पर, यानी मशीन किस क्षमता का है पान मसाला बनाने वाली मशीन, उस क्षमता के आधार पर वो सेस लगाया जाएगा, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। और सिगरेट तंबाकू पे जो लगाया जाएगा वो दरअसल उसके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाएगी। और ये जो है सो जीएसटी के तहत जो जीएसटी लग रहा है इन सब के ऊपर, उसके अतिरिक्त एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और ये सेस यहाँ पर होगा जो 1 फरवरी से लागू होगा। इससे जुड़ा हुआ बिल जो था उसको याद होगा पिछले संसद सत्र में सरकार ने इसको पारित किया था। अब बिल पारित होने के बाद सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया और तारीख तय कर दी है 1 फरवरी। लक्ष्मण जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं सिगरेट और तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी की खबर के बाद तंबाकू शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। क्यों आई है ये गिरावट, पूरी डिटेल्स बता रहे हैं मंगलम मालू। मैं स्पष्ट और सरल तरीके से बताता हूं कि क्यों टबैको शेयर्स हुए धुआं। तो अगर आज आप सिगरेट पर टैक्स जो है वो देखें तो वो 3 कंपोनेंट होते हैं उनमें, 28% जीएसटी, उसके बाद एक एक्साइज ड्यूटी होता है, उसके बाद एक सेस होता है और एक एनसीसीडी होता है। ये टोटल जो है एक सिगरेट पर करीब 50 से 55% का टैक्स इंपोजिशन होता है। जब सितंबर में याद कीजिए जब गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 नोटिफाई किया था तो वो 28% को टबैको प्रोडक्ट्स के लिए 40% के स्लैब में डाल दिया था। तो उसका एक नोटिफिकेशन आया है कि ये जो 28% का 40% है ये फेब 1 से हो जाएगा। ये कुछ डरने की बात नहीं थी क्योंकि ये स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर लिया था। बट स्ट्रीट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये जो 28% का आज टैक्स देते हैं और बाकी कुछ देते हैं जो करीब 50 से 55% होता है, ये जीएसटी 28 से 40% होने के बाद भी 10-15% एडिशनल टैक्स आएगा। तो टोटल जो टैक्स इंपोजिशन है सिगरेट पे वो 50 से 55% के आसपास ही रहेगा, पर वैसा नहीं है। अब सरप्राइज ये है कि ये 28% जो है वो 40% हो ही गया है और उसके साथ गवर्नमेंट ने नया बेसिक एक्साइज ड्यूटी का पॉलिसी भी कल नोटिफाई किया था। उसमें करीब सिगरेट के लेंथ के ऊपर आप डिपेंड करते हैं तो करीब हो सकता है कि 2100 से लेके 8,500 रुपए पर 1000 स्टिक, यानी 2.5 रुपए से लेके 8.5 रुपए पर स्टिक पर ओवर एंड अबव दैट 40% एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी। तो इसका सरल तरीके से मतलब ये है कि जो सिगरेट पर टैक्स 50 से 55% होता था वो बढ़ के 60 से 80% के आसपास हो जाएगा। तो कंपनीज को ये भारी हिट लेना पड़ेगा। अगर वो हिट नहीं लेते हैं, उन्हें अगर ये कस्टमर्स को पास ऑन करना है तो आपकी जो सिगरेट का प्राइस है वो करीब 18 से 35% के ऊपर उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। सही मायने में अगर 18 रुपए की सिगरेट है तो उसका आपको हो सकता है 23-24 या करीब 25 रुपए तक देना पड़े। वो प्राइस हाइक्स कंपनी को करनी पड़ेगी और अगर ये प्राइस हाइक कंपनी करे तो उनके वॉल्यूम्स पर बहुत बड़ी इंपैक्ट आएगी और अगर वो प्राइस हाइक्स नहीं करें तो उनका जो एबिट है वो 30 से 40% तक उससे ज्यादा भी गिर सकता है। तो स्ट्रीट उस फियर को लेकर इन स्टॉक्स में बिकवाली कर रही है। अब बात उन बड़े ट्रिगर्स की जिन पर इस साल नजर रहेगी। इस इवेंट्स की पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मौजूद है। आशीष, 2026 में क्या क्या खास होने वाला है? देखिए, पूरे साल के इवेंट्स मैंने कंपाइल कर लिए हैं और इन्हें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट है। सबसे पहले जैन के इवेंट्स में देखें तो 15 जैन को, क्योंकि 2017 के बाद से मुंबई के बीएमसी के इलेक्शन हुए नहीं है, तो ये इलेक्शंस होंगे तो इसके बाद परिणाम आएंगे तो मुंबई बेस्ड और खासतौर पर जो इंफ्रा कंपनीज हैं यहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब फेब में देखें तो ये मार्केट की दिशा अब 1 फेब के बाद ही तय होगी कि बजट कैसा होता है, किस सेक्टर को क्या मिलेगा। इससे बड़ा इवेंट कोई मार्केट्स के लिए हो नहीं सकता। इसके आसपास आप देखें तो अप्रैल में और मार्च में यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, यहाँ पर चुनाव के ऐलान होंगे। जो डेट्स हैं वो आएंगी। अब एग्जैक्टली कब आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन मार्च और अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकती हैं। अब जून जुलाई की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर 11 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में फीफा विश्व वर्ल्ड कप का जो है ये आगाज़ हो जाएगा, तो थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स में हलचल आपको देखने को मिल सकती है। वहीं ईसीबी की बैठक होगी जुलाई में। अगस्त की बात करें तो जैक्सन होल इसका सम्मेलन होगा, तो यहाँ पर दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंकर्स होते हैं वो एकत्रित होते हैं और फिर वो बयान देते हैं, उसका मार्केट पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। 14 सितंबर को इस बार गणेश चतुर्थी है और ये मैं खासतौर पर इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली देखें तो गणेश उत्सव का जो हफ्ता है वो मार्केट के लिए अच्छा होता है। ज़्यादातर केसेस में
इस हफ्ते के दौरान मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है और 5 नवंबर को दिवाली के जो फेस्टिव सीजन है इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जो कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक्स हैं इन्हें भी आपको फोकस में रखना चाहिए। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। स्वच्छ और स्मार्ट शहर के तौर पर मशहूर इंदौर आजकल गंदे पानी से लोगों की मौत को लेकर विवादों में आ गया है। दरअसल इंदौर नगर निगम में भागीरथपुरा में आने वाले इलाके में दूषित पानी पीने से बच्चे और बुजुर्गों की मौत हो गई है। सरकार ने तो अभी तक 4 मौतों की ही पुष्टि की है, लेकिन कुल मौतों का आंकड़ा 11 बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हालात का जायजा लिया। अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की। अब तक 212 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 50 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 162 अभी भी भर्ती है। इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि दूषित पानी से बीमार हुए लोगों को निःशुल्क इलाज होगा। जिन लोगों ने इलाज में पैसे खर्च किए हैं उन्हें पैसे वापस किए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जब इलाके का दौरा किया तो उन्होंने स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है और ये बात सही है कि वो इतना बड़ा इंदौर है, इतनी बड़ी कोई प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में गए आए हैं, तो हम इस चक्कर में थोड़ा सा सरकारी पीएम का एक सिस्टम रहता है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक भी क्यों हो, हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए। तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ही है कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए, और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए हैं और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई करेंगे। अब आपको बता दें, नए साल पर स्विट्जरलैंड दहल गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से 2 घंटे दूर क्रांस मोंटेना में ब्लास्ट में करीब 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल भी हो गए हैं। यह धमाका स्थानीय समय अनुसार रात 1:30 बजे एक बार में हुआ। उस वक्त बार में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में बार में लगी आग जलती दिख रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। इस बार में न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा था। धमाके से प्रभावित लोगों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। क्रांस मोंटेना शहर स्विस एल्प्स माउंटेन रेंज के बीच स्थित एक लग्जरी स्की रिसोर्ट शहर है। ये शहर ब्रिटिश पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। पूरे इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है और क्रांस मोंटेना को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।